नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। क्या गजब माहौल है। जब योगी जी की सरकार आई तो मुझे लगता था कि मॉल के अंदर घुसूंगा और घुसते ही दिखाई देगा कि ये दुकान, बड़ी सी दुकान, जहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे गौ माता का मूत्र मिलता है, दूध मिलता है गाय का। लेकिन मॉल में घुसा तो बड़ी बड़ी शराब की दुकानें दिखने लगी। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। अभय दुबे जी से मैंने पूछा, इसका पीछे कारण क्या है, सरकार ऐसी क्यों होती जा रही है। और मैंने पूछा कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद अब तो साबित हो गया। बेंगलोर में एक घर में 80 वोट निकल आए और छोटा सा घर था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का। तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग अब ये मान जाएंगे कि मोदी सरकार दरअसल लूट तंत्र करके सत्ता में आई है। हकीकत में सरकार 160 170 सीटों पे सिमट जाती है। आप क्या सोचते हैं? इसको जानने के लिए पहले ये बातचीत सुनिए जो अभय दुबे जी से की है। रोचक बातचीत है। और फिर बताइएगा क्या सुनते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, 4PM यूपी को ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM यूपी में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। स्कूल का मर्जर हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, सोच की कमी है। स्कूल नहीं चलाए जा रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे। शराब की दुकानें लाइन लगा के खोली जा रही है। शराब पियो, स्कूल जाके क्या करोगे। बाबा साहब ने कहा था कि कहीं पे मंदिर की घंटी सुनाई दे और स्कूल की घंटी सुनाई दे तो स्कूल जाना। शिक्षा ही वो हथियार है जो तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार शराब की दुकानें खोल रही है लगातार। स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्या क्या दुर्भाग्य है ये उत्तर प्रदेश का, देश के सबसे बड़े सूबे में ये हो रहा है। जी, मुझे भी ताज्जुब होता है। उत्तर प्रदेश का शासन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो कि भगवा वस्त्र पहनता है, जो शराब नहीं पीता है, जो मांसाहार नहीं करता है, जो रोज सवेरे 4 बजे उठ जाता है, उसके बाद गायों को जो है वो अपने हाथ से चारा खिलाता है। कम से कम इस तरह की तस्वीरें मैंने देखी हैं योगी जी की ये करते हुए। उस व्यक्ति के शासन काल में इतनी ज्यादा शराब उत्तर प्रदेश में बेचने के लिए उसकी सरकार क्यों क्यों ये कर रही है? किसी ने उन्हें राय दी होगी, उस राय को उन्होंने माना भी होगा। बिना उनकी मर्जी के तो हो नहीं सकता। क्या उनकी बिना मर्जी की हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, एक तरफ तो भाई नशा मुक्ति के लिए नशा मुक्ति का विभाग है, वो भी तो दीवारों पे अपना लिखता है नारे। हैं? अब पूरे उत्तर प्रदेश में नशा मुक्ति के नारे हट चुके हैं दीवारों पे, और शराब की दुकानें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, शराब पीना एक अलग बात है कि नहीं? सारे हिंदुस्तान में पी जाती है। पहले के मुकाबले शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है इस देश में। जब हम लोग छोटे थे तब अपेक्षाकृत बहुत कम लोग शराब पीते थे, उनके मुकाबले संख्या बहुत बढ़ गई है। लेकिन एक सरकारी गवर्नमेंट पॉलिसी के तौर पर, सरकारी नीति के तौर पर एक सरकार शराब पीने को इतना ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है जिसकी कोई सीमा नहीं, और उस प्रदेश में प्रोत्साहन दे रही है जो एक गरीब प्रदेश है, उसमें प्रोत्साहन दे रही है। दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि वहां पर स्कूलों की संख्या घटती जा रही है। प्राथमिक प्राइमरी स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं, खुद ही नगर पालिका के प्राइमरी स्कूल में पढ़ के बड़ा हुआ हूं। 5 नए पैसे की फीस देता था उसमें। मुझे अंग्रेजी आती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ हूं। मैं भी उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ के बड़ा हुआ हूं। तो मेरा कहना यह है कि उन सरकारी स्कूलों में मुझे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है। एक जमाने में नगर पालिका के स्कूल इतने बढ़िया होते थे कि सब लोग उसमें पढ़ते थे, बड़े बड़े लोगों के लोग पढ़ते थे। मेरे पिताजी हमारे शहर के मुअज्जिज आदमी थे। हमारे घर से एक छोटा सा अखबार निकलता था, एक प्रिंटिंग प्रेस था हमारे घर में, लेकिन वो अपने बच्चे को सेंट मैरी कॉन्वेंट जो इटावा में था उसमें ना भेज के साबितगंज मोहल्ले के प्राइमरी स्कूल में भेजते थे। हम लोग अपनी संदूकची और अपने हाथ में एक बोरा, इस पर हम लोग बैठते थे, वो लेके खुद जाते थे वहां, उस पर बैठते थे, वहां स्कूल में पढ़ते थे। तो सही मेरा बात। कहने का मतलब यह है कि आजकल वो उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है, उनका स्तर सुधारने के लिए। अखिलेश जी ने एक और बात कही है कि एक 20 छात्रों के ऊपर, 20 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक होना चाहिए। इसे 20:1 का रेशियो कहते हैं, अखिलेश जी ने कहा है। उनकी बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या नियम बनाया है कि 50 छात्रों से कम अगर होंगे तो हम स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर देंगे, यानी उसको बंद कर देंगे। यानी अखिलेश जी के मुताबिक तो 50 छात्रों पे 2 स्कूल खुल जाने चाहिए। ठीक बात है। हाँ, 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। अच्छा, अब एक आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में कब से अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई। मुद्दतें गुजर चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में नए अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है।
बच्चों के लिए जो फीस, बच्चों के लिए जो ड्रेस मुफ्त सरकार देती है, किताबें बांटी जाती हैं उनको, ये सब जो होता है वो जिस महीने में आनी चाहिए उसके कम से कम 4 या 5 महीने बाद वहां पहुंचती हैं स्कूलों में। सही बात है। सत्र शुरू होने पे आ जानी चाहिए, पहुंचती है सितंबर में जाके वहां पे, जब सत्र आधा गुजर चुका होता है। ठीक बात है। और ये मजे की बात ये है कि हमने सोचा था कि जब योगी जी की सरकार आएगी, मॉल जितने होंगे घुसेंगे, सामने बड़ा सा बोर्ड लगा होगा कि यहाँ पे गाय का दूध मिलता है, गाय का मूत्र मिलता है, बाकी गाय से जुड़ी चीजें मिलती हैं। लेकिन पहली बार इस सरकार ने मॉल में घुसते ही शराब की दुकानें खोल दी। पहली बार हम मॉल में घुसे, बड़ी बड़ी रंगीन सी कलर सी फुल शराब की दुकानें। तो मॉल में गाय से जुड़ी हुई चीजें क्यों नहीं मिलती हैं, शराब क्यों खोल दी जाती है? देखिए, दो चीजें ऐसी हैं, दोनों लिक्विड्स हैं, द्रव पदार्थ हैं दोनों। एक है एल्कोहल और दूसरी है पेट्रोलियम पदार्थ, यानी पेट्रोल और डीजल। दोनों लिक्विड हैं? इन दोनों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ना शराब के ऊपर जीएसटी लगता है और ना ही पेट्रोल और डीजल के ऊपर जीएसटी लगता है। जिन दिनों जीएसटी के लिए जद्दोजहद हो रही थी कि भाई एक सारे देश के लिए एक टैक्स लागू किया जाए, जीएसटी बनाया जाए, तो कोई भी राज्य सरकार इस पक्ष में नहीं थी कि इन दोनों के ऊपर जीएसटी लगे। बड़ी बहस हुई इसके ऊपर, इस चक्कर में जीएसटी 2-3 साल लटका रहा। बहुत बहस हुई। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी के खिलाफ थे। हाँ। चाहते थे जीएसटी हो ही नहीं, मोदी के खिलाफ थे जीएसटी के। तो जीएसटी के ऊपर वो नहीं लगता। आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये कमाने का कितना बड़ा साधन है। हर सरकार चाहती है कि बहुत बड़े पैमाने पर जीएसटी मुक्त एल्कोहल और जीएसटी मुक्त पेट्रोल और डीजल बेचने का उसको मौका मिले, ताकि बहुत बड़े पैमाने पर वो राजस्व कमाए और अपना खजाना भरे। सारी राज्य सरकारों में होड़ है, उसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। मेरा कहना है उसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। भाजपा की सरकार जो कि राष्ट्रवादी है और अपने आप को सनातनी कहती है, यहां तक कि एक पुरोहित को उसने अपना मुख्यमंत्री बना रखा है, वो उसमें बढ़ चढ़ के आगे भाग ले रही है उसमें। बुढ़ी। अच्छा, एक मजे की बात होती है मुझे, जैसे वास्तु देखते हैं लोग, मेरे मित्र बड़ा, उसने एक मकान ही छोड़ दिया लेने के बाद कि वो वास्तु, उसकी किचन ठीक नहीं थी। ऐसे बहुत सारे लोग भ्रम पालते हैं। मैंने देखा शराब की दुकान नाले के भी पार आ जाए, लोग नाला फांद के ईंट पे ईंट रख के शराब की दुकान पे चले जाते हैं। तो शराब की दुकान का कोई वास्तु नहीं देखता। मैं जो देखता हूँ, जहां शराब की दुकान खुल जाए, नाले में खुल जाए, कूड़े पे खुल जाए, और बहुत खराब जगह पे मैंने देखी शराब दुकान खुली, वहां लाइन लग जाती है। तो शराब की दुकान में वास्तु काम क्यों नहीं करता? देखिए, आपको याद होगा कि कोविड में सब लोग घरों में बंद थे और लॉकडाउन था कोविड में, तो जैसे सबसे पहले उस लॉकडाउन को भंग किसने किया था? जब शराब बिकने की इजाजत दे दी गई थी। तो शराब की दुकानों के सामने कोई परवाह नहीं थी किसी को, कौन सा वायरस है, कोई वायरस नहीं। ऐसा लगता था शराब जो है वो एंटी वायरस चीज है। कितनी हाँ, टीवी पे आई लोग आपस में भिड़ रहे हैं, उन्हें दारू चाहिए हर कीमत, मतलब ये हालत थी। मैं जो हूँ कोविड में, मैंने पहली बार मजदूरों को देखा। तो हमारी सोसाइटी में खाने वाने 1000 पैकेट के तो बन गए थे, लेकिन बांटने के लिए तैयार कोई था नहीं पहले दिन से। तो मैं अपनी गाड़ी में भरता था 1000 पैकेट, और मैंने 45 दिन तक रोज 1000 पैकेट बांटे। तो मैं अलग अलग इलाके में जाता था, तो वहां पे मेरे मित्र जो भी थे, मैं मिलता था, या सोसाइटी के लोग, उनकी डिमांड एक ही रहती थी, कहीं से 2 बोतल की जुगाड़ करा दो। तो सरकार ने भी शायद इस नब्ज को पहचाना है कि भाई 2 बोतल जो है, सरकार पहले से जानती है। हर सरकार, देखिए मैं केवल बीजेपी सरकार की बात नहीं कह रहा हूं, मतलब बीजेपी सरकार को दूसरी सरकारों से इस मामले में अलग इस मामले में होना चाहिए था कि वो बड़ा पवित्रतावादी है कि आप ये मत खाइए, वो मत पीजिए, ये मत पहनिए, और सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। जब इतना आप कहते हैं तो कम से कम कुछ तो आपके काम में झलकना चाहिए ना। वो बिल्कुल सही है। तो इधर वो जो इसके विरोध में स्कूल के विरुद्ध पीडीएफ पाठशाला चला रहे हैं, तो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनकी और अखिलेश यादव की बड़ी तनातनी रहती है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब जो अखिलेश यादव चला रहे हैं उसमें ए से अखिलेश, डी से डिम्पल, और की जगह आ से अलकायदा पढ़ाया जा रहा है। यानी बीजेपी के जो नेता हैं, जितने जानबूझ के वो कुछ ना कुछ मुसलमानों से जुड़ी बात जरूर करते हैं कि इस पीडीएफ पाठशाला को मुसलमानों से जोड़ो।
इसके पीछे रीजन क्या इससे होता होगा? कोई फर्क नहीं पड़, बीजेपी क्या कहती है कि अखिलेश अलकायदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि अखिलेश को ये करने की गुंजाइश किसने प्रदान की? अखिलेश जी के दिमाग में ये बात क्यों आई कि एक पीडीए पाठशाला चलाएं? क्योंकि स्कूल बंद हो रहे थे, क्योंकि बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ना, जो बच्चे जो स्कूल पढ़ाते थे वो स्कूल ही मौजूद नहीं है वहां पे अब। इसलिए आई ना। सरकार जब किसी काम से अपना हाथ बाहर खींच लेगी तो फिर दूसरे लोग उस काम को करेंगे। अब या तो प्राइवेट सेक्टर में स्कूल खुलेंगे, वहां फीस महंगी होगी। तो एक राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख राजनीतिक दल है, इसने ये भी लोकसभा चुनाव जीता है, वो आगे आया, वो पाठशालाएं चला रहा है। सही बात है। सरकार को चाहिए कि आगे बढ़ के जिम्मेदारी ले कि हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देंगे, हर बच्चे को स्कूल भेजेंगे। आखिरकार ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल न जाने वाले जो बच्चे हैं उनमें से 40% बाल मजदूरी करते हैं? ये एक तथ्य है। हाँ, सही बात है। उनको ब्रजेश पाठक जी को इस तथ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये कांग्रेस वाले लोग फालतू में इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। चुनाव आयोग सही कहता है कि हम ईमानदारी से देश में चुनाव करा रहे हैं। देखिए, इंडिया टुडे के पत्रकार गए आज बेंगलोर में, मकान नंबर 35 पर पहुंचे और केवल उस छोटे से मकान में सिर्फ 80 वोटर थे। मकान जो था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का था। अब बताइए कि केवल 80 लोग नहीं रह सकते छोटे से मकान में, और बीजेपी का वर्कर का हो गया तो क्या समस्या है? ये कांग्रेस इतना हल्ला मचा रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर फॉर्म एफिडेविट पे साइन करके दीजिए, वरना लगेगा आप झूठ बोल रहे हैं और देश से माफी मांगिए। अब इस ईमानदार चुनाव आयोग का क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि मैं अहिंसावादी हूँ, कभी लोगों को भड़काता नहीं हूँ, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि बंगलौर के चुनाव आयुक्त का आप सीन देख लीजिए, पब्लिक ने घसीट के मारा। मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में खराब बात होती है। लेकिन एक मकान में 80 वोट इंडिया टुडे के पत्रकार ने जाके दिखा दिया, बेंगलोर का मकान। तो राहुल गांधी का कहना कि मोदी जी 25 सीटों से सिर्फ प्रधानमंत्री हैं और बेईमानी कहीं ज्यादा हुई है। जो आप कह रहे थे कि 78 सीटें लोकसभा की बेईमानी से जीत गई हैं लगभग। अब इसके अलावा क्या सबूत चाहिए देश को? नहीं, कोई सबूत नहीं चाहिए। अब तो जांच होनी चाहिए। मेरा कहना है कि राहुल गांधी ने तथ्यों से भरपूर प्रेजेंटेशन किया, और वो प्रेजेंटेशन अब उन्होंने एनडीए के नेताओं के सामने भी अलग से कर दिया है। जो प्रेजेंटेशन उन्होंने, ये देखिए, राहुल गांधी ने कल जो प्रेजेंटेशन किया था वो कांग्रेस का जो नया दफ्तर है इंदिरा भवन, उसमें किया था। उसके उस मंच का पहली बार राहुल गांधी ने वो इस्तेमाल किया, इंदिरा भवन का सही इस्तेमाल किया, और सही इस्तेमाल किया, वो अच्छा उद्घाटन किया उन्होंने। अब उन्होंने कांग्रेस के एनडीए के नेताओं को बुलाया, उसमें करीब 50 इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाया, उसमें 50 छोटे बड़े नेता आए पार्टियों के, और उनके सामने भी उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। तो अब तो बात जो है ना कुछ की कुछ हो गई है। अब देखिए सुप्रिया सुले ने क्या बयान दिया है। सुप्रिया सुले ने बयान ये दिया है कि शरद पवार का कहना है, यानी उनके पिताजी जो कि इंडिया गठबंधन के सबसे वरिष्ठ और नेता हैं, सबसे बड़े कुशल रणनीतिकार हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी के इस प्रेजेंटेशन को सारे जनता के सामने सब जगह दिखाया जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं के सामने दिखाया जाना चाहिए, आम लोगों के सामने दिखाया जाना चाहिए। धीरे धीरे करके मैं ये मानता हूं कि मीडिया स्पेस कितना भी सरकार ने कैप्चर कर लिया हो, लेकिन जीती मक्खी नहीं निगली जाती। आप कितने भी कंजूस हो, आप जीती मक्खी नहीं निकल सकते। आपको उसमें से निकाल के अलग डालनी ही पड़ेगी मक्खी, तब आप दूध पी पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि वो मीडिया के कुछ ना कुछ लोग जो हैं इस चीज को पकड़ेंगे, जैसे आपने अभी इंडिया टुडे का जिक्र किया, चीज को पकड़ेंगे, फिर सोशल मीडिया पे बहुत बड़े पैमाने पे सामने आ जाएगी। देखिए राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन किया, सब लोगों ने उसको पहले पन्ने पे छापा। कम से कम मैंने कोई ऐसा अखबार नहीं देखा जिसने राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन को पहले पन्ने पे न छापा हो। भास्कर ने तो उस प्रेजेंटेशन की लीड बनाई, और प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था कि मुझे कितना भी व्यक्तिगत नुकसान हो जाए, मैं किसानों और मछुआरों और पशुपालकों का साथ नहीं छोड़ूंगा, है, उसको भास्कर ने बहुत छोटी खबर के तौर पे छापा, ऊपर छाप बहुत छोटी सी पतली सी खबर के तौर पे छापा, और राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन किया था उसी को बड़े पैमाने पे उसने बहुत बड़ी लीड बनाया। और भास्कर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार है, करोड़ों में लोग पढ़ते हैं उसको। मेरे ख्याल से भास्कर को कम से कम 5 से 10 करोड़ लोग के बीच में लोग उसको पढ़ते होंगे हिंदी क्षेत्र में।
इतने संस्करण निकलते हैं वगैरह। तो मेरा कहना यह है कि ये बात तो अब दूर दूर तक फैलेगी। ये एक चिंगारी है जो जंगल में आग लगा देगी। ये एक चिंगारी है जो जंगल में आग लगा देगी। धीरे धीरे करके ये आग बढ़ती ही चली जाएगी। और देखिए, अब राहुल गांधी ने एक पोस्ट की है, उस पोस्ट को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। इससे भी पता लगेगा कि अब दरअसल बात कहां से कहां पहुंच रही है। राहुल गांधी ने पोस्ट की है, उसमें 5 बातें हैं। पहली बात यह है कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, चुनाव आयोग क्या छिपा रहा है। पहली बात यह है, फिर से दोहराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपा रहा है। नंबर 2, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं। क्यों मिटाए जा रहे हैं, किसके कहने पे मिटाए जा रहे हैं। नंबर 3, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, क्यों की गई है गड़बड़ी। ये 5 सवाल हैं। नंबर 4, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों हो रहा है। 5वां, साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई या बीजेपी का एजेंट बन चुका है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का एजेंट बन चुका है? अच्छा, अब ये जो 5 बातें कही गई हैं, मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग इन बातों को किस तरीके से लेगा। दरअसल ये सब बातें अब चुनाव आयोग को संबोधित भी नहीं है, ये बातें देश की जनता को संबोधित है। अब विपक्ष पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहा है कि वो जनता की अदालत लगाना चाहता है। जनता की अदालत लगाने के लिए जनता के सामने बात रखनी पड़ती है, मुकदमा पेश करना पड़ता है ना अपना। बिल्कुल सीधे सीधे लोकतंत्र जो है वो उसमें ये है कि विपक्ष अपना मुकदमा जनता के सामने पेश करता है। जनता अपनी अदालत में फिर फैसला देती है। ये स्थिति बनती जा रही है। जहां तक चुनाव आयोग को ये कहना है कि अब भाई आप दस्तखत वाला हलफनामा दीजिए, तो राहुल गांधी को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो मानना है कि वो इसके लिए तैयार हैं, तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ये सारे तथ्य मैंने चुनाव आयोग से ही हासिल किए हैं और मैं चुनाव आयोग को ये तथ्य दोबारा देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पूरी तैयारी कर ली है कांग्रेस ने। मेरे ख्याल से हलफनामे सब तैयार हो गए होंगे और हो सकता है 1-2 दिन में वो चुनाव आयोग को सौंप भी दिए जाएं। न केवल चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे, उन हलफनामों के आधार पर याचिकाएं डाली जाएंगी अदालतों में। देखिए, अब ये मामला यहां रुकने वाला नहीं है। ये अगर ये रुक गया, लोकतंत्र समझो खत्म हो गया। ये मामला रुकेगा नहीं। ये सब बहुत दूर तक बातें जाएंगी, क्योंकि ये तथ्य हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि साहब जो वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम, वो हैक होती है। अब चुनाव आयोग चैलेंज फेंक रहा है कि आइए हैक करके दिखाइए। वो जमाना चला गया। अब तो सीधे सीधे जो गड़बड़ियां की गई हैं, किस तरीके से बूथ लूट, किस तरीके से चुनाव लूटा गया है, इसके सबूत पेश किए गए हैं। वो सबूत चूंकि वोटर लिस्टों पर आधारित हैं, इसलिए इसमें चुनाव आयोग की सहभागिता, चुनाव आयोग की कॉम्प्लिसिटी, उसकी सह अपराधिता गारंटी शुदा है ही, बिना उसके हो ही नहीं सकती। इसलिए और राहुल गांधी जानते हैं कि उन्हें पूरे विपक्ष की मदद चाहिए इस काम को करने के लिए, इसलिए उन्होंने फौरन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उन्होंने देखिए विपक्ष की मीटिंग बुला के उसके सामने भी प्रेजेंटेशन कर दिया। वही पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे इतनी बातचीत की। थैंक यू। ये तो अभय दवे जी पूरी बातचीत सुनी। ये खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। आप भी इस राय से सहमत होंगे। प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।